आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। चीन की नापाक हरकत, जी हां, दहशतगर्द मसूद अजहर को चीन ने फिर बचा लिया। हजारों मासूमों का कातिल और पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द मसूद अजहर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिलाने की मोदी हुकूमत की कोशिशों पर चीन के नापाक कदम से पानी फिर गया। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिए जाने से मसूद अजहर एक बार फिर बच गया। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट की फहरिस्त में दाखिल होने से बचा लिया है। इसके साथ ही वो करारदाद भी मनसूख हो गई जिसमें मसूद अजहर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिए जाने का मुतालबा किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में सबूत के तौर पर हिंदुस्तान ने वो ऑडियो टेप पेश किया था जिसमें कहा जा रहा है कि पुलवामा हमले के बाद मसूद अजहर ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन चीन ने यह कहते हुए दहशतगर्द मसूद अजहर को वीटो के जरिए बचा लिया कि मसूद के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। चीन इस बात पर बजिद है कि दहशतगर्द तंजीम जैश-ए मोहम्मद और मसूद अजहर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, जबकि यह खुद पाकिस्तान अपने सरकारी बयानों में मानता रहा है कि मसूद अजहर जैश-ए मोहम्मद का सरगना है। गौरतलब है कि मसूद अजहर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने के लिए इससे पहले भी 3 मरतबा करारदाद लाई जा चुकी हैं, लेकिन हर बार चीन ने अपने नापाक हरकत और वीटो पावर का इस्तेमाल करके जैश-ए मोहम्मद के सरगना को बचा लिया। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बाद मसूद अजहर को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार देने को लेकर यूएनएससी में अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया की जानिब से एक बार फिर करारदाद लाई गई थी, लेकिन चीन की नापाक हरकत की वजह से एक बार इस पर फिर पानी फिर गया। अब सवाल यह उठता है कि चीन की इस नापाक हरकत का जवाब हिंदुस्तान कैसे दे, क्योंकि चीन का यह कदम दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है। चीन के इस कदम से मसूद अजहर जैसे दरिंदों के हौसले बुलंद होंगे। अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ ही साथ चीन के लिए भी सख्त कदम उठाएं। इसी पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दहशतगर्द मसूद पर मेहरबान चीन। अक़वाम मुत्तहिदा में फिर मसूद को मिला चीन का साथ। चीन के नापाक कदम से दहशतगर्दों के हौसले बुलंद। अब हिंदुस्तान करे चीन का बायकॉट। दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं। चीन ने एक बार फिर जैश-ए-मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम के चीफ मसूद अजहर का साथ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में चीन ने एक मरतबा फिर रोड़े अटकाकर मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने से बचा लिया। 14 फरवरी हमले की जहां दुनिया भर ने मजम्मत की, वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव भी डाला था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ रखी थी, मगर चीन ने एक बार फिर अपनी जारहियत दिखाई। चीन ने इस तजवीज़ पर एतराज़ जाहिर किया, जिसकी वजह से ये तजवीज़ रद्द हो गई। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने दहशतगर्दों का साथ दिया है। चीन ने अब तक 4 मरतबा ऐसा काम किया है। 2001 पार्लियामेंट हमले के बाद भी चीन ने मसूद अजहर को बचाया था। 26/11 मुंबई हमले के बाद भी मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए तजवीज़ को चीन ने रद्द किया था। इसके बाद 2016 पठानकोट हमले के बाद भी हिंदुस्तान की कोशिश पर चीन ने पानी फेर दिया था, और अब भी जब तमाम तर कोशिशें हो चुकी थी, मगर आखिरी वक्त में चीन ने फिर रोड़े अटकाकर मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने से बचा लिया। मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने से बचाने के लिए अमेरिका ने चीन की सख्त लहजे में तनकीद की है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा है कि चीन इंसानी हुकूक की पामाली करने में खुद एक लीग है। पोम्पियो ने यह भी कहा कि चीन ने 2018 में
1 मिलियन से जायद कजाक मुसलमानों और चीन में रह रहे दीगर अक़लियती तबके से वाबस्ता लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान रॉबर्ट ने अपने बयान में कहा कि चीन का ये कदम दहशतगर्दी का मुकाबला करने और जनूबी एशिया में इलाकाई इस्तेहकाम को आगे बढ़ाने के ऐलान किए गए अहदाफ के साथ नामुमकिन है। हिंदुस्तानी वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने चीन के साथ पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान पर भी निशाना साधा है। सुषमा स्वराज ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान एक मोतबर सियासतदान है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि अगर इमरान खान अपने आप को सिक्युलर समझते हैं तो जैश मोहम्मद के सरबरा मसूद अजहर को हिंदुस्तान के हवाले करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक ऐसा दरिंदा और एक ऐसा दहशतगर्द जो हिंदुस्तान के लिए नासूर बन चुका है, आखिर चीन उसे बार बार क्यों बचा लेता है? चीन मसूद अजहर के लिए आखिर बार बार रोड़ा क्यों अटका देता है? इसी पर हम बात करेंगे और इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं। मेरे साथ NN झा साहब जुड़े हुए हैं, जो कि साबिक सिफारतकार, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। इनके अलावा अजय उपाध्याय जी स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद फैसल अली साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, सहाफी हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंदर सचदेव जी फॉरेन एक्सपर्ट है, माहिर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड कमांडर विजय वढेरा जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके अलावा योगेश वर्मा साहब स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ इस इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अपने सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सबसे पहले कमांडर विजय वढेरा जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर चीन के इस नापाक कदम को किस तरह से देखा जाए और अब चीन से कितना सतर्क रहने की जरूरत है? बार बार उस दरिंदे के लिए, दहशतगर्द मसूद अजहर के लिए चीन रोड़े अटका रहा है। वढेरा जी। देखिए, जो चीन ने कदम लिया है वो एज पर एक्सपेक्टेड लाइंस था जी, क्योंकि चीन का जो मित्रता है पाकिस्तान से, वो सिर्फ मिलिटरली नहीं है, उसका एक इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है जिसमें उसकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। तो आप कैसे सोच सकते थे, या हम कैसे सोच सकते थे कि चाइना अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को छोड़कर हमारा साथ देगा और पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा? क्योंकि उस इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चीन से होके पाकिस्तान तक जाता है, उसमें उसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट है और वो पाकिस्तान के इजाज़त के बगैर नहीं कंप्लीट हो सकता। तो मेरे ख्याल से हमारा ऐसा एक्सपेक्ट करना कि इस बार चाइना मंजूरी दे देगा, अपनी हाँ कर देगा, मेरे ख्याल से दैट वाज अ विशफुल थिंकिंग। बट चाइना एज अ सुपर पावर नेचुरली वो अपने दांत भी दिखाएगा, अपनी शक्ति भी दिखाएगा। तो ये उसका एक माध्यम है जिसकी वजह से वो अपनी शक्ति को दिखा रहा है कि मैं वर्ल्ड पावर में, यूएन पावर में मेरा भी कुछ से है। हालांकि इस बार जितना भी वर्ल्ड ओपिनियन बना है, हम सोच रहे थे कि शायद चाइना इतने दबाव में आके अपना जो रुखताव है वो बदल देगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से नहीं हो पाया। लेकिन हमारी जो विदेश नीति है, जैसे हमने पाकिस्तान को घेरा है और जैसे वर्ल्ड ओपिनियन बनाया है मसूद अजहर के खिलाफ, वो बहुत अच्छी शुरुआत है और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के होते हुए ये बहुत जरूरी है और ऐसे ही चलना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। बिल्कुल। सैयद फैसल अली साहब, चीन के इस कदम को अगर हम पहली नजर में देखते हैं, क्योंकि यह पहला मौका नहीं कि उसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, चौथी बार यह हरकत चीन कर चुका है। कहीं ना कहीं दहशतगर्दी, पाकिस्तान का सपोर्ट तो करता ही है, लेकिन इस कदम से फैसल अली साहब लगता है कि चीन दहशतगर्दी का भी सपोर्ट कर रहा है। देखिए, आपने सही कहा कि चीन पहली बार नहीं, चौथी बार इसको ब्लॉक किया है, टेक्निकल ग्राउंड पे किया है, लेकिन ब्लॉक कर दिया है। 6 महीने तक इस पे अब कुछ नहीं हो सकता है, उसके बाद फिर 3 महीने की एक्सटेंशन हो सकता है। इसका मतलब कि पूरा ये साल निकल जाएगा, उसके बाद फिर से कुछ नई बात हो, तभी अजहर मसूद के ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है।
लेकिन देखिए इससे जिस तरह से चाइना ने ब्लॉक किया है उससे एक बात और बिल्कुल साफ हो गई है कि दहशतगर्द को लेकर के, दहशतगर्दी को लेकर के कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है। हम जिसे दहशतगर्द कह रहे हैं वो उसको नहीं मानने को तैयार हैं, वो जिसे दहशतगर्द कह रहे हैं उसको कोई तीसरी दुनिया मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार एक अच्छी बात ये हुई है कि अजहर मसूद के हवाले से पूरी दुनिया कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ खड़ी हुई दिख रही थी। इसमें अगर कुछ लोग ये मान रहे हैं कि आज जो हुआ है वो हिंदुस्तान की फेलियर है, तो इसमें एक बात ये समझ लीजिए कि इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है कि एक कंट्री ने कहीं ना ब्लॉक किया है तो दूसरी तरफ पूरा 192 कंट्री का हम लोगों को एक तरह से सपोर्ट रहा। चाइना के लिए जाहिर सी बात है कि चाइना के लिए ये बहुत मुश्किल है। इसको सिर्फ हम इस तनाजुर में नहीं देख सकते हैं, इस एंगल से नहीं देख सकते हैं कि इंडो पाक रिलेशन की बात है या इंडो चाइना रिलेशन की बात है। दुनिया में जिस तरह से अब बाइपोलर वर्ल्ड फिर से हो रहा है कि इंडिया और चाइना और अमेरिका, तो अमेरिका जाहिर सी बात है ये चाहता है कि चाइना किसी तरह से कमजोर हो, उसके लिए इंडिया को प्रॉप किया जाए। इंडिया एक बड़ी पावर होकर के इमर्ज हो रही है। चाइना को भी ये बात पता है कि अगर हमको इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में कोई थ्रेट है या कोई पावर है जो हमारे बराबर है या हमको ब्लॉक कर सकता है, हमारे सामने खड़ा हो सकता है, तो इंडिया है। तो इंडिया को अगर उनको दबाना है या उसको ब्लीड करते रहने देना है तो उसके लिए एक बहुत सीधा सा और ऑप्शन है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे जो हिंदुस्तान को जख्म देता रहे। तो उसने बहुत सोच समझ के अपनी चाल चली है। ना सिर्फ ये कि इसको हम आज के एंगल से देखें, ये समझ लीजिए कि इंडो पाक रिलेशन, इंडो चाइना रिलेशन और पूरा जो इंडिया और सेंट्रल एशिया का जो रिलेशन है वो 21वीं सदी में कैसा होगा, इस ब्लॉकेड ने, ये जो आज इन्होंने ब्लॉक किया है इस प्रपोजल को, वो इसने दिखा दिया है कि वो किसी भी हाल में अजहर मसूद को, आप ये नहीं समझिए कि चाइना को अजहर मसूद से कोई दोस्ती है या कोई दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं। उसको ये दिखाना है कि हम इंडिया को अपनी सॉफ्ट पावर यूज करके भी कहीं ना कहीं हरा सकते हैं, डिफीट दे सकते हैं। उन्होंने उसको इफेक्टिवली कर दिया। अब सेंट्रल एशिया में कौन सी पावर इक्वेशन इमर्ज करेगी वो देखा जाएगा। जाहिर सी बात है गवादर पोर्ट के बनने के साथ साथ हमने जैसे चाबहार की तरफ रुख किया और चाइना को चैलेंज किया, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक थ्रेट उनको भी होने लगा कि ये ईरान तक जा रहे हैं, तो उसने अपना पावर यूज किया है। इसलिए दहशतगर्दी से ज्यादा ये दुनिया की जो इमर्जिंग पावर इक्वेशन है उससे जुड़ा हुआ मामला है। एक दहशतगर्द अजहर मसूद डिक्लेयर होता है या नहीं होता है वो दुनिया के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किसी भी कंट्री के लिए अपना जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है। जाहिर सी बात है उसको सामने रख करके और इंडिया को एक दुश्मन कंट्री समझ करके चाइना ने ये फैसला लिया है। फैसल अली साहब, अब हिंदुस्तान को भी यह समझना होगा कि सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही नापाक हरकत उसके खिलाफ नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान के पैरेलल अब चाइना भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के खिलाफ एक तरह से उसका एक दुश्मन ही है जो उसके पैरेलल एक तरह से खड़ा है। और अगर किसी को आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर किसी को ये कंफ्यूजन है हमारे यहाँ या हमारे पॉलिसी मेकर्स को तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर टेलीविजन चैनल्स में ये कंफ्यूजन है कि इंडिया दुश्मन नहीं है, इंडिया का चाइना दुश्मन नहीं है, तो इसको साफ कर लेना चाहिए। इंडिया का चाइना एक दुश्मन मुल्क है, एनिमी कंट्री है। हमारे ट्रेड बड़े अच्छे हैं, हमारे दूसरे रिलेशन उनसे हो रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा जो ट्रेड रिलेशन उनसे हुआ है, कुछ लीगल कुछ इलीगल, उस पावर को भी हम इस्तेमाल करके चाइना को थोड़ा सा सॉफ्ट अपने हाथ में नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम लोग नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि चाइना के बिहेस्ट पे ही पाकिस्तान जो कुछ इंडिया के लिए कर रहा है। आज पाकिस्तान के पास इतने जराए नहीं हैं, इतने रिसोर्सेज नहीं है, उनकी इकोनॉमी मेस में है कि वो अकेले हमारे साथ कोई महाजराई कर सके, हमारे साथ किसी तरह के कोई महाज खोल सके। जाहिर सी बात है उनको पुष्पनाही है, उनको सपोर्ट है चाइना का, जिसके बलबूते पे ये कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया को तबाह करने के लिए, इंडिया को चोट पहुंचाने के लिए, इंडिया को किसी ना किसी तरह उलझाए रखने के लिए चाइना बखूबी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। रविंदर सचदेव जी, जिस तरह से फैसल अली साहब बता रहे थे कि अगर अब रीजन में हम देखते हैं तो तस्वीर बहुत बदल रही है और पाकिस्तान का, इतने कमजोर मुल्क का, इतने नापाक मुल्क की जो हरकतें होती हैं वो कहीं ना कहीं चीन के इशारे पर ही होती हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल। और फैजल साहब ने अभी बहुत ही अच्छे से मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करा, बैकग्राउंड दिया जो पाकिस्तान का चल रहा है, जो चीन का चल रहा है। पहली बात, यस, ये मसूद अजहर का ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होना या ना होना, बाय द वे इसका कुछ खास
फर्क नहीं भी पड़ता। आपको याद है ओसामा बिन लादेन को 2001 9/11 के बाद डिक्लेयर कर दिया गया था, 10 साल वो अपना काम करता रहा, अलकायदा चलाता रहा। तो ये जो ग्लोबल टेररिस्ट की डेजिग्नेशन जो है ना, इसमें पंच है कुछ, पर कुछ ज्यादा पंच नहीं भी है, पहली बात। बट दूसरी बात, डेफिनेटली यस, ये हमारे इंटरेस्ट में है और इसको हम चाहते हैं और चाहते थे कि ये ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो। अब नहीं हुआ जो, और चाइना ने जो ब्लॉक किया है, डेफिनेटली यस, उसमें 2-3 एंगल्स आ रहे हैं, जैसे अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट ने कहा। पहली बात, ये केवल बात मसूद अजहर की नहीं है और भारत पाकिस्तान रिश्तों की नहीं है। इस स्टेप को लेकर के चाइना ने एक बड़ा सिग्नल दिया है वर्ल्ड स्टेज पे कि वो जो अपनी रणनीति अपना रहा है ग्लोबल, वो उसी रास्ते चलेगा। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, चाइना ने ये जो कदम उठाया बहुत ही सोच समझ के उठाया होगा, उन्होंने भी बहुत कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करा होगा, क्योंकि इसका एक और रिजल्ट होगा इस बात का, भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं जो काफी समय से अच्छे और काफी स्ट्रांग हो गए हैं, हम बहुत बार ये कहते हैं कि हमें अमेरिका का पॉन या अमेरिका की गेम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका हमें खड़ा कर रहा है चीन के खिलाफ, राइट, और चीन तो हमारा पड़ोसी है। सही। तो चीन ये भी समझता है कि उसने ये जो स्टेप लिया है, इस स्टेप के चलते शायद भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा क्लोजर हो जाएंगे, उसने ये भी कैलकुलेट करा होगा। तो काफी कुछ चीजें हैं, सिग्नल जा रहा है चाइना से। बल्कि इनफैक्ट आप जैसे देखिए, आज से 5-7 साल पहले चीन भारत को बहुत ही एक छोटा और इररिलेवेंट देश समझता था। ये तो पिछले कुछ वर्षों में जो भारत की इकोनॉमिक सिचुएशन स्ट्रॉन्गर हुई है, अभी भी चाइना का जो पब्लिक ओपिनियन है और उनकी जो सरकार को ओपिनियन है भारत को लेकर के, वो एट बेस्ट ये समझते हैं इंडिया एक जॉनी कम लेटली, अभी तो नया बच्चा ऑन द ब्लॉक है, काइंड ऑफ थिंग, अभी ये बड़ा हो रहा है। तो वो भारत की पावर को अभी नहीं वो इतना संगीन रूप से नहीं लेता है। तो भारत को डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और एक स्टेप मैं बहुत बार बार कह रहा हूं, अभी जो ट्रेड की बात हो रही थी, देखिए हमारा चाइना से जो ट्रेड है जी, हमारा ट्रेड डेफिसिट है हर साल करीब $63 बिलियन डेफिसिट। 63 बिलियन डॉलर का मतलब हो गया मान लीजिए करीब 4.5 लाख 5 लाख करोड़। तो हर साल हमारे से चाइना 5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा कमा रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है, राइट। तो एक तरह से अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से चीन हमारे साथ इकोनॉमिक डोकलाम करे जा रहा है। हमसे जो पैसे जा रहे हैं चाइना को, और बाय द वे जो चाइनीज कंपनीज हैं, इनकी ओनरशिप भी चाइनीज सरकार की है पीछे, काफी कंपनीज की। वही पैसा सीपेक कॉरिडोर, नेपाल, म्यांमार, सिलोन, पाकिस्तान में चीन इन्वेस्ट कर रहा है, अगर सिंपल रूप से मैं कहूं तो। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनफैक्ट पहले स्पीकर ने जो कहा मैं उनसे एग्री करता हूं, कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि चाइना इस बार जो ये डिसीजन लेगा, ब्लॉक नहीं करेगा शायद, क्योंकि वो ये नहीं चाहेगा कि वो दुनिया में अपनी स्टेट्समैन इमेज को खोए। बिल्कुल राइट। चाइना बहुत बार ऐसे करता है, दुनिया से अलग रहता है, पर जब उसे लगता है कि पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है, तब वो भी एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरफ उस तरफ चल देता है। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का। जब यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील हुई थी, उसके बाद उस डील को जाना था न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में वियना में वेवर के लिए। वहां पे भी चाइना अपोज करता रहा, बट लास्ट मिनट में चाइना वेंट अलोंग विद एवरीवन। तो इस बार एक्सपेक्टेशन कुछ सेक्शंस में ये थी कि चाइना शायद उसी तरह का रुख अपनाए, अभी तक अपोज करता है, पर अब जब पूरी की पूरी दुनिया इस मामले को लेकर एकत्रित है, तो चाइना विल नॉट अपोज, बट चाइना ने अपोज करा। तो अब मेरे ख्याल से इस समय वक्त है भारत को अपने चाइना रिश्तों को लेकर के क्लियर कट बिल्कुल। अब ये अच्छा मौका है कि हिंदुस्तान इस वक्त कुछ कदम चाइना के खिलाफ उठाए। मेरे साथ एनएन झा साहब, जो कि साबिक सिफारतकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, वो भी जुड़ गए। एनएन झा साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। एनएन झा साहब, चीन से हिंदुस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से चीन के सदर यहां पर आते हैं और हमारे वजीर आजम और या हमारा मुल्क किस तरह से उनकी खातिरदारी होती है। लेकिन एनएन झा जी, जब दहशतगर्दी की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, मसूद अजहर जैसे दरिंदे की बात आती है, तो वो हमारे साथ खड़ा नहीं होता है। जी देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। ऐसा है कि चीन के लिए पाकिस्तान एक बहुत आवश्यक देश है। अंग्रेजी में कहते हैं फैसल स्टेट, यानी करीब करीब गुलाम स्टेट, गुलाम नहीं लेकिन उसी दिशा में, कि भारत को नियंत्रण यानी कंट्रोल करके रखे उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और भारत की छवि
भारत का प्रेस्टीज इससे यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़े। और उसके लिए पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, उनके लिए बहुत ही लाभदायक देश है उनके लिए। एक तो ये रहा जी। दूसरी बात यह है कि चाइना उसी समय वो सोच समझ करता है, उसके लिए मुख्य इलाका उनका है साउथ चाइना सी। उस पर वो बिल्कुल लापरवाह हैं कि और देश क्या कहें या ना कहें, वो अपना चल के उसको अपना मानते हैं। अच्छा, लेकिन और देशों के बीच में नॉर्मली वो झुक जाते हैं, जबकि चाइना देखता है कि सारी दुनिया के देश उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क मानते हैं। और उन्हें हमेशा वो याद रखना चाहिए कि सिंजियांग में भी जो जितने टेररिस्ट उन्होंने पकड़े हैं या थोड़ा बहुत जो टेररिज्म हो रहा है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, लेकिन हो रहा है, वो सब उनकी प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है। बिल्कुल। तो ये सब करके करना चाहिए, लेकिन उन्हें ये भी, उनके दिमाग में ये भी बात बैठ गई है कि अगर हम आज़ाद मसूद को टेररिस्ट की घोषणा कर दें, डिक्लेयर कर लें जी, तब बाकी जो टेररिस्ट और वर्ग हैं वहाँ पर, टेररिस्ट के काफिले वहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, उनका ध्यान वो चाइना BRI वो रोड इनिशिएटिव जो उनका है, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू होता है और वो जाता है ग्वादर तक। और एक और बात है, अभी बलूचिस्तान में बहुत तांबा यानी कॉपर और सोना गोल्ड पाया गया है जी। और वो पहले से पता था कि बलूचिस्तान में ये जो द्रव्य हैं, ये जो मिनरल्स हैं, ये बहुत काफी हद तक यहाँ वहां मिलती हैं। तो उन्होंने एक पब्लिक सेक्टर कंपनी पाकिस्तान का लगा दिया है इसको माइन करने के लिए, लेकिन वो खुद नहीं कभी माइन कर सकेंगे, आप जानते हैं। तो इसमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को चाइना को किसी कंपनी को दे देगा, क्योंकि अफगानिस्तान में एक जो कॉपर माइन है वो काबुल के उत्तर में, वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने पहले से ही वो चाइना को दे रखा है, तो यहाँ भी वो दे रखेंगे और वो ग्वादर के नज़दीक भी है। इन सबको लेकर के यही होगा। तो इनके लिए पाकिस्तान में फिर कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान बहुत ही परम आवश्यक। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में चीन अपना मफाद देखता है और इसी वजह से इस तरह की नापाक हरकत बार बार चीन को भी करने पर मजबूर करती है। मैं योगेश वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से भी रविंदर सचदेव जी कह रहे थे या सैयद फैसल अली साहब कह रहे थे कि यह एक अच्छा मौका है, हमें चीन को सख्त जवाब देना चाहिए। एक बहुत अच्छी पहल और भारत की कूटनीति की रही, जिसमें यूके, फ्रांस, अमेरिका तीनों ने मिल करके और जैश ए मोहम्मद के चीफ के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जिसको सभी देशों ने मान्य किया। सभी देशों ने मान्य किया कि यह एक आतंकवादी संगठन है और जैश ए मोहम्मद और इसका काम आतंकवाद फैलाना है। इसका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो पाकिस्तान है, तो इसको तुरंत का तुरंत एलिमिनेट करना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव आया। लेकिन चाइना जो कि अपने खुद के फायदे के लिए, आपको पता है कि यहां पर एक और पाकिस्तान भारत से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए और लड़ रहा है, वहां पर चाइना ने एक बहुत बड़ी बस्ती बसा ली है, उसके ग्वादर पोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया है। 5 लाख चाइनीज लोग 2022 से और पाकिस्तान में जाके ग्वादर रीजन में रहने वाले हैं। ये जैश ए मोहम्मद का जो मसूद अजहर है, ये उनको प्रोटेक्ट करता है, उनके जो भी कमर्शियल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो उसको प्रोटेक्ट करना, ये चाइना जैसे देश ने अपना काम समझ करके उसको प्रोटेक्ट किया है, लेकिन ये बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। एक और भी बात है, ये एक टेक्निकल रीजन की वजह से रोका गया है, क्योंकि चाइना का ऐसा कहना है कि प्रस्ताव में व्यक्ति के विरोध नहीं है, संगठन के विरोध है। तो एक टेक्निकल रीजंस में रोका गया है, लेकिन हमारे पास बाकी सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। जिस किसी भी दिन खुले में ये मसूद अजहर अगर भारतीय फौजों को मिल गया, उस दिन मुझे नहीं लगता कि वो इसको बख्शेंगे। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि कोई हमारी बहुत बड़ी हार हो गई या ये हमारी जीत है। पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है और चाइना ने अपना वीटो पावर एक टेक्निकल, बिल्कुल, लेकिन योगेश वर्मा जी जो चीज ये प्रस्ताव गिरा है, जो चीज सचदेव जी जो बातें कह रहे थे कि चाइना कहीं ना कहीं अभी भी हिंदुस्तान को बहुत हल्के में लेता है,
यह एक अच्छा मौका है कि कुछ स्टेप इस तरह के लिए जाएं, कुछ सख्त कदम उठाए जाएं कि उसे एक अच्छा मैसेज जाए, चाइना के खिलाफ सख्त मैसेज जाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक देखिए मैं बात बता रहा हूं, ये जो एयर स्ट्राइक हुई थी ये खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ही हुई थी जहां पर ये चाइना की गर्मा गर्मी है। तो जो हमारे एयर स्ट्राइक थी वो मसूद अजहर और उसकी गैंग को बताने के लिए तो थी लेकिन चाइना को भी चेतावनी देने के लिए थी कि अगर हमारे यहाँ इस तरह की कोई इंसिडेंस हुई तो हमारी एयरफोर्स आप तक पहुंचने में देर नहीं लगाएगी। तो चाइना को डराने का काम, चाइना को चेतावनी देने का काम तो भारतीय फौजों ने और भारत की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो पहले ही कर दिया है। ये तो उसके बाद एक टेक्निकल प्रस्ताव था जो यूएन में लाए और यूएन में चाइना पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। आपको मैं बताता हूं, आतंकवाद करना जितना गलत है उतने आतंकवाद को सपोर्ट करना भी गलत है। और एक और बात है इसके अंदर, एक और बात है कि चाइना का जो जिनहुआ प्रांत जो है वो भी इस किस्म के संगठनों के आतंकवाद का शिकार है। तो ये एक अजीबोगरीब लड़ाई इस वक्त विश्व देख रहा है कि जहां चाइना एक और मसूद अजहर को सपोर्ट कर रहा है वहां वो खुद भी आतंकवाद से और कुछ क्षेत्रों में घिरा हुआ है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। अजय उपाध्याय जी, क्योंकि कांग्रेस मेन अपोजिशन है और जब इस तरह की कोई हरकत पड़ोसी मुल्क करते हैं तो उस पर जाहिर सी बात है कि हम सबको मिलकर सख्त जवाब देने को और सख्त कदम उठाने की जरूरत होती है। क्या कुछ रिएक्शन कांग्रेस का होगा? क्या नहीं लगता है कि इस सरकार को, कांग्रेस का, क्योंकि आप मेन अपोजिशन में हैं, सरकार को पूरा सपोर्ट रहे आप लोगों का और ऐसा सख्त जवाब दिया जाए कि चाइना को भी एक सख्त मैसेज जाए कि हिंदुस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा है? देखिए, प्रश्न विपक्ष से पूछने से पहले आपको पक्ष सत्ताधारी दल से भी पूछने की जरूरत है कि आज जिस तरह की डिप्लोमेसी हुई और उस डिप्लोमेसी का नतीजा आपने देखा चाइना के संदर्भ में, और भारत सरकार ने बाय नेम होना चाहिए था कि चाइना को की भर्त्सना होनी चाहिए था इस मुद्दे पर, लेकिन अभी तक सरकारी ऑफिशियली जो है चाइना का नाम नहीं लिया जाता है इस पूरे भर्त्सना के उसमें। जबकि चाइना, क्या पता कौन सी दोस्ती, कौन सा प्रेम मोदी जी को उनसे है कि झूला डिप्लोमेसी से लेके और झप्पी डिप्लोमेसी तक वो कर चुके, बावजूद चाइना का आज ये रुख है। नहीं, लेकिन अजय उपाध्याय, मुझे लग रहा है कि हम अंदर की बात, मुझे लग रहा है कि ये आपसी मतभेद है, इसे हम लोग सुलझा ले, लेकिन जब बात पाकिस्तान या चाइना की आए तो हम एक साथ मजबूत खड़े नजर आए, देखिए हम यूनाइट नजर आए। राष्ट्रीय मुद्दे पर, सेना के शौर्य पर या राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर पूरा देश सरकार के साथ है। लेकिन समस्या क्या है कि सरकार सिर्फ अपना पीठ थपथपाना जानती है। ये डिप्लोमेसी और कूटनीति का मामला है और कूटनीति के मामले में और विदेश नीति के मामले में यदि कोई भी सरकार कदम उठाती है तो या तो उसको सभी पक्ष और विपक्ष के साथ बात करनी चाहिए। कूटनीति पूरे देश की एक दिन में नहीं बदलती है, विदेश नीति 2 दिनों का प्रश्न नहीं होता है, ये वर्षों से चला हुआ एक निरंतरता होती है। मोदी जी लगातार या तो झूला पर झूले या वहां झप्पी ले या खुद वहां जाकर के चाय की चुस्की लेते हैं बिना। ठीक है, वो जो पास में था हो गया, लेकिन अब जवाब देना चाहिए। अब चीन को सख्त जवाब देने का वक्त आ गया। मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, यहां पर कॉमर्शियल ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक से जब लौट कर आएंगे तो अपने पैनलिस्ट से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन के खिलाफ हम क्या कुछ ऐसे ऑप्शन हैं या स्टेप्स ले सकते हैं जिससे चीन को भी एक सख्त पैगाम जाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिस तरह से आपने कहा था कि चीन के खिलाफ कुछ स्टेप अब उठाने चाहिए और यह एक अच्छा मौका भी है कि हिंदुस्तान की तरफ से एक सख्त पैगाम चीन को जाना चाहिए। लेकिन रविंदर जी, यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कुछ ऑप्शन हैं हमारे पास चीन को सख्त जवाब देने के लिए? किस तरह से हम जवाब दे सकते हैं? डिस्कशन कभी और भी हो सकती है। पहला पॉइंट है जी, चाइनीज कंपनी है हुआवे जी, जो कि 5G नेटवर्क इक्विपमेंट बनाती है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ले रही है दुनिया भर में, बट उसको अमेरिका ने बैन कर दिया है, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने, क्योंकि कहा जाता है कि उसके जो राउटर्स हैं उनके अंदर सॉफ्टवेयर है विच कैन बी यूज्ड फॉर स्पाइंग। इंडिया इज एंटरटेनिंग टेंडर्स फ्रॉम हुआवे को वी शुड बैन इन इंडिया, वन, एक स्पेसिफिक कंपनी को, एंड नॉट अलाउ, बिकॉज ऑलरेडी फियर है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी को जेपरडाइज कर देगा। इनके राउटर्स, हमारा पूरा टेलीकॉम नेटवर्क इनके राउटर्स के चल के और कल को दे। ओके, सो पहली बात हुआवे। सेकंड,
ये जो मैं बात कह रहा था, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ 5 लाख करोड़ हर साल का, जो एक वर्चुअली इकोनॉमिक डोकलाम हो रहा है हमारे साथ, इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम टैरिफ बढ़ाएं, 10% की जगह 50% कर दें या बैन करें, बट मैं ये कह रहा हूं कि हम नॉन टैरिफ बैरियर्स डाल सकते हैं जिससे चाइना को स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाए कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। नॉन टैरिफ बैरियर ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस पोर्ट पे चाइनीज माल आ रहा है वहां पे जो चाइनीज शिप्स आए उनको 10 दिन की जगह 20 दिन की वेटिंग हो जाए, उनके जो कागज हो उनमें इंग्लिश और हिंदी और जो लोकल लैंग्वेज है उस पोर्ट एरिया के, मानो महाराष्ट्र में मराठी में भी कागजी कार्रवाई हो, इन सारी चीजों के चलते डिले हो। दीज आर द नॉन टैरिफ बैरियर्स, इनसे क्लियर कट सिग्नल जाएगा चाइना को, राइट। तीसरा, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जहां पर मुझे को समझ नहीं आता हमारी फॉरेन पॉलिसी ने पिछले इतने वर्षों में कभी पीओके में चाइना का जो ऑक्यूपेंसी है वहां पे उस बात को लेकर के जोर से हमने इंटरनेशनल फोरम या जहां भी हमने बात क्यों नहीं करते। अभी जैसे एक स्पीकर पहले भी कह रहे थे कि सीपेक कॉरिडोर ऑब्वियसली पीओके के थ्रू जाता है, तो हमें पीओके को लेकर के बात उठानी चाहिए। 3 चीजें। चौथी एंड लास्टली आई विल से दैट सी अगेन चाइना हमारा नेबर है and I would actually beg to disagree कि let's of defining them as an enemy। तो 5वां स्टेप जो मेरा है, मेरे ख्याल से हमें एक चाइना के साथ पीस को लेकर के, बॉर्डर प्रॉब्लम्स को लेकर के, जो हमारी डिस्प्यूट्स है उनको लेकर के एक कंसर्टेड एफर्ट, जो डायलॉग चल भी रहा है, बट उसमें कोई सिंबॉलिक लाइक गार्डन्स ऑफ पीस, जहां पर हमारी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वहां पे 1 या 2 जगह आइडेंटिफाई कीजिए जहां पर हम भी कहते हैं हमारा है, वो भी कहते हैं उनका है। हमारी करीब 4000 डिस्प्यूटेड एरियाज है अलोंग द और आई थिंक 48 या 50 अलोंग द बाउंड्री, उनमें से कोई 1-2 ऐसे सिंबॉलिक जगहें चुनिए जहां पर बोले चलिए आप और हम मिलके गार्डन ऑफ पीस बनाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलजुल के चलेंगी, हमें स्ट्रॉन्ग अपनी नई क्रिएटिव डिप्लोमेसी चाइना के आगे ले जानी है। बिल्कुल। फैसल अली साहब, जो बातें रविंदर सचदेव जी बता रहे हैं, कितना आसान रहेगा ये कदम हिंदुस्तान का, अगर हिंदुस्तान उठाता है इस तरह का कदम चीन के खिलाफ? क्योंकि अब मेरे ख्याल से एक सख्त मैसेज तो कम से कम देना चाहिए हिंदुस्तान को, वरना बार बार इसी तरह से चीन बेवकूफ बनाता रह गया। चौथी बार ऐसा हुआ है कि उसने नापाक हरकत की है। देखिए, जो बात इन्होंने कही है वो की जा सकती है, लेकिन क्या हम लोग उसको पूरे तौर पे करने में सक्षम हैं, करने के लायक हैं? मुझे नहीं लगता कि अभी हम इस पोजीशन में हैं। हुआवे को ही अगर बैन करने की बात है या ब्लॉक करने की बात है तो ठीक है, अमेरिका ने कर दिया, न्यूजीलैंड ने कर दिया, लेकिन हमारी जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं अभी आईटी सेक्टर में बहुत इमर्ज कर रही है, पूरी दुनिया में उसका एक बड़ा शेयर है, हम बड़े मार्केट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको उस कंपनीज के कोलैबोरेट करना होगा। एक दूसरी बात यह कि इस बात को भी ध्यान में रखिए कि इंडिया में जो आईटी कंपनीज हैं उनके जो मालिकान हैं, उनके जो ओनर्स हैं, उनका कितना पॉलिटिकल क्लाउट और पॉलिटिकल से है, तो इतना आसान नहीं होगा कि उसको हम लोग ब्लॉक कर दें। दूसरी बात यह कि ठीक है, करना चाहिए, उस पर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरी बात जो कही है इन्होंने, रविंदर जी ने, कि जो एरिया चाइना के इसमें है उसको लेकर के हम इंटरनेशनल फोरम में बात उठाएं, हम आज तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन उसको भी ये समझ लिए कि अगर हम सिर्फ सियाचिन की भी बात कर लें, जो ट्रेड ऑफ कर दिया पाकिस्तान ने चाइना को, हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो टेरिटरी उनके पास थी, हमने उनको दे दिया। हम अपने अरुणाचल प्रदेश को किसी तरह से और डोकलाम को किस तरह से बचा पा रहे हैं वो हम लोग जानते हैं, उस पर हम लोग उतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो सामने रख के बात करनी होगी। अभी एक सज्जन जो कह रहे थे कि हमने चाइना को संदेश दे दिया बालाकोट पे बम गिरा करके, हमको इस मेंटालिटी से बाहर आने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ हम चाइना के साथ नहीं कर सकते हैं, चाइना को हम इंटिमिडेट नहीं कर सकते हैं, चाइना को हम थ्रेट नहीं कर सकते हैं। चाइना इज़ नॉट पाकिस्तान और श्रीलंका, ये बिल्कुल समझ के। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मजबूत नेबर हमारे सामने है और वो अपनी मनमानी कर सकता है। जो चीज़ रविंदर जी ने कही है उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो की जा सकती हैं। आज की दुनिया में 21st सेंचुरी में इकोनॉमिक अगर किसी का लॉस होता है तो वो लॉस बहुत बड़ा होता है और हर कंट्री उसको अवॉइड करना चाहती है, इसलिए उससे इतनी सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं कि कोई ये नहीं करता। जैसे अगर इंडिया नहीं करेगा ब्लॉक चाइनीज कंपनी को, तो चाइना के साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं कि इंडिया को एकदम हेड ऑन नहीं लेगा इकोनॉमिक इश्यूज पे। तो इन सारी चीज़ों को सामने रख करके, थ्रेट इंटिमिडेशन को किनारे करके
प्योर डिप्लोमेसी। और याद रखिए डिप्लोमेसी जो होती है वो एकदम फॉरेन रिटर्न की चीज़ नहीं होती है। मेरे यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, झाजी भी बैठे हैं, वो बताएंगे उसका दूरगामी ये होता है, देर से रिजल्ट आता है लेकिन ज़रूर आता है। डिप्लोमेटिकली हमको कहीं ना कहीं चाइना के साथ क्लोजर होना पड़ेगा, उसको अपने कॉन्फिडेंस पे लेना पड़ेगा और ये बताने की कोशिश करना पड़ेगा कि हम चाइना के साथ अलग कंपार्टमेंटल रिलेशनशिप रख सकते हैं, कीपिंग आवर रिलेशन असाइड विद पाकिस्तान। ये सारी चीजें अगर की जाएगी तो उसका रिजल्ट हो सकता है, सिवाय नारेबाजी, कोरी थ्रेट और ये इन सारी चीज़ों से कम आप चाइना को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, चाइना को आप घुटनों पे नहीं ला सकते हैं। ये अगर हम सोच करके बैठेंगे तो ये कहीं ना कहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, वो फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। बिल्कुल। कमांडर विजय वढेरा जी, जो बात फैसल साहब या इससे पहले सचदेव जी कह रहे थे कि अब हमको अपनी पॉलिसी भी चाइना को लेकर जो डिप्लोमेसी हमारी है, जो हमारी पॉलिसियां हैं, उस पर एक बार फिर से हमें नजरसानी करनी होगी, उस पर फिर से नजर डालनी होगी एक बार। बिल्कुल, मैं इस बात पे सहमत हूं कि हमको डिप्लोमेटिकली और अपनी फॉरेन पॉलिसी की तहत थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना पड़ेगा कि किस चीज़ पे हम चाइना को हर्ट कर सकते हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं कि एनफ इज़ एनफ, वी मीन बिजनेस, जैसे हमने अभी अभी दिखाया है। तो एक बार चाइना को स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा, मेरे ख्याल से कभी ना कभी तो चाइना को समझ आएगा कि अब मैं हमेशा ही पाकिस्तान का गलत साथ नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसके ऊपर भारी पड़ेगा वर्ल्ड फोरम की तरफ। और मेरे ख्याल से अब कमांडर साहब अब यह भी बताने की जरूरत है कि हिंदुस्तान अब पहले जैसा नहीं रहा, हिंदुस्तान अब 1947 वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है, अब यह भी बताने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जैसे सुषमा स्वराज जी का बयान आया था, बहुत स्ट्रांग मैसेज था, और बाकी का भी स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। तो हमको इस बारे में मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिसी के थ्रू we can wage a war against China to give him a very very strong message कि we are no more what we used to be earlier, we mean business। बिल्कुल। एनएन झा साहब, अगर डिप्लोमेटिक दबाव हमें चीन पर डालना है तो उसके लिए क्या कुछ आखिर करना होगा, क्या कुछ ऑप्शन हमारे पास बचते हैं? देखिए, एक ऑप्शन है जिसकी मैं अभी चर्चा करना चाहता हूं जी, कि जब जिस जमाने में सोवियत यूनियन था, अब तो है रशिया है, सोवियत यूनियन था, उस समय हिंदुस्तान और रूस के सोवियत यूनियन की दोस्ती बहुत गहरी थी, ये सबको पता है। अब उस वक्त जो ट्रेड प्लान जो बनता था सोवियत यूनियन के साथ, वो 5-5 वर्ष का बनता था, वो हर एक वर्ष रिव्यू होता था और रिव्यू होता दिसंबर में। उसमें जैसे कहा कि सोवियत यूनियन से $100 मिलियन के ये हम इंपोर्ट करेंगे तो $100 मिलियन का ये भी एक्सपोर्ट करेंगे, इसी तरह बराबर हो जाता था वर्ष के अंत में दोनों आंकड़े जो होते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, ठीक है ना। तो और हर एक 5 साल में फिर रिव्यू होता था कि इसको बढ़ाएं या घटाएं या क्या करें। तो ये बात थी। अब यही सिस्टम हमारे ख्याल से चाइना के साथ भी लगाना चाहिए, वो भी कम्युनिस्ट स्टेट है, क्या अर्थ है उसके साथ भी कहे कि साहब हर एक 5 साल का ट्रेड प्लान बनाइए और उस पर हम बड़े सावधानी के साथ उसको मॉनिटर करेंगे कि ऐसी चीज़ जाए वहाँ जो उनको भी ज़रूरत है, उनकी चीज़ भी यहाँ ज़रूरत है। और ये हवाई जैसे कहा था हमारे एक मित्र ने अभी आपके स्टूडियो पर, उसे पर देखना होगा, वो बड़े खतरनाक चीज़ है और देशों ने बहुत बैन कर दिया है, हमें भी उस पर उसको बैन करना होगा। चाइनीज़ में ऐसा कोई सामान इंडिया में नहीं आए जिसका वो लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये भी याद रखिए कि डोकलाम के बाद जब प्रधानमंत्री जी वुहान गए थे तो कुछ ये अनुमति तो हुई थी थोड़ी कि संबंध सुधर रहे हैं, वो समझ गए हैं कि हम इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। लेकिन जब ये सब अभी एक घंटे में, चंद मिनटों में बिगड़ गया है और हमें ये एक्शन सब लेना होगा और साफ साफ बताना होगा चीन को कि अब ये दोस्ती का नजरिया जो है वो शायद मुश्किल है और आपको ऐसा कुछ करेंगे, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। साफ जवाब बता देंगे। बिल्कुल। योगेश वर्मा जी, एनएन झा साहब बड़े माहिर हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट भी रहे, उन्होंने कहा कि अब साफ जवाब देने
इशारों इशारों में बात करने का मौका नहीं है, वक्त नहीं है। बिल्कुल साफ साफ जवाब दिया जाए ताकि चीन भी अब हमें हल्के में न ले। नहीं, चीन या वर्ल्ड का कोई भी देश और कभी भारत को हल्के में लेता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बात होती होगी। मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि आज तो सुषमा जी ने और बहुत कड़क शब्दों में चीन को चेतावनी तो दी है, लेकिन जैसे ही मसूद अजहर ने हमारे 40 जवानों के ऊपर आतंकवादी हमला किया तो भारत ने भी एयरफोर्स से और उसको एयर टारगेट करके, और योगेश जी जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकत कश्मीर में की थी और उसके बाद ताबड़तोड़ हमने जवाब दिया था, एयर स्ट्राइक किया था, ऐसे ही ताबड़तोड़ जवाब चाइना को भी देने की जरूरत है। बैठेंगे अगर कोई भी, देखो जो हमने जेईएम के ऊपर किया वो चाइना के ऊपर ही हुआ ना, क्योंकि वो उसके इकोनॉमिक कॉरिडोर में रहता है, वो चाइना के ऊपर ही कार्रवाई है और चाइना को चेतावनी है। और वो भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चाइना को भी ये चेतावनी दे दी है कि ये मत समझना कि हिंदुस्तान चुप बैठेगा, हम इसको कहीं से भी ढूंढ के इसको मार देंगे। ये हिंदुस्तान की साफ साफ चेतावनी थी। उसके बाद में अब ये प्रस्ताव भी लाया गया, प्रस्ताव में पूरे वर्ल्ड, पूरा विश्व, योगेश जी जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, जितने एक्सपर्ट यहां पर बैठे हुए हैं, सबने कहा कि ट्रेड लेवल पर, इकोनॉमी लेवल पर हम बड़ा झटका चीन को दे सकते हैं। आखिर सरकार उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देती है? नहीं, और आने वाले दिनों में होगा। मुझे देखिए, आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा? आने वाले दिनों में और भी ज्यादा चाइना अगर इस प्रकार से हमारे किसी विरोधी को मदद करेगा तो चाइना को हर क्षेत्र में, खाली इकोनॉमिक क्षेत्र में नहीं, और भी क्षेत्रों में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा कि सरकार ने आने के बाद इतने सारे चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर एंटी डंपिंग या ये टैक्स लगाया कि अब बहुत सारे प्रोडक्ट, जो पहले 1000 प्रोडक्ट इंडिया को सप्लाई करता था, आज 500 प्रोडक्ट भी नहीं बचे उसके पास में इंडिया को सप्लाई करने के लिए। और ये धीरे धीरे करके चाइना अगर ऐसा समझ रहा है, जहां तक बात है कि चाइना से कोई अड़ ही नहीं सकता, तो मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा देश है जापान। आप देखेंगे कि साउथ सी के अंदर वो चाइना के खिलाफ एकदम जबरदस्त मोर्चा खोले हुए हैं। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि चाइना कोई हमारे लिए हुआ नहीं है, हम शांति के प्रतीक है। और हम धीरे धीरे जब जब भी मौका मिलेगा और चाइना जब जब भी गुस्ताखी करेगा उसको उसका जवाब बराबर दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं। अजय उपाध्याय जी, सरकार बार बार कहती है कि सख्त कदम उठाया जाएगा। हालांकि हिंदुस्तान ने तो हमेशा चाहा कि चीन से रिश्ते अच्छे हों, ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन हमेशा दगा चीन की तरफ से होती है और अब वक्त आ गया है कि यह सरकार जवाब दे। निश्चित तौर पे ड्रैगन का जो पॉलिसी रहा है, सदैव चाइना एक्सपेंशनिज्म की पॉलिसी अपनाता रहा है और उसको एक सक्षम तरीके से हमें कहीं ना कहीं सरकार को आगे आकर के उसको जवाब देना होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, पिछले 5 वर्षों का आप यदि रिकॉर्ड देखेंगे, अभी डोकलाम का केस हुआ, डोकलाम के 10 मीटर की दूरी पर जो स्टेटस को का है, वहां जो हमारी पोस्ट है 10 मीटर से मात्र दूरी पर उसने मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना लिया। सिक्किम में एयर बेस हमारे बॉर्डर के पास बना लिया और अरुणाचल में उसने माइनिंग हमारे बॉर्डर के पास कर ली। तो इस तरह से बहुत सारे, जहां तक हमारे साथी भाजपा के हैं, उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक तौर पे उसे बीट करना होगा और उसको कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट करनी होगी। हम पिछली सरकार 50,000 करोड़ रुपए पे जो ट्रेड छोड़कर गई थी, अब 70,000 करोड़ रुपए पिछले दिनों में इन्होंने किया और 2017 में सिर्फ 471 बार हमारे एलओसी पर जो है उसने कहीं ना कहीं इंक्रोजन करने का प्रयास किया है। तो चाइना लगातार हमको पीठ पे छुरा भोगता रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार उसका पीठ सहलाते रहे हैं और झप्पी लेते रहे हैं। मेरा मानना है कि आपको एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी सदैव अपनानी चाहिए, डिप्लोमेसी में और विदेश नीति के मामले में निरंतरता होनी चाहिए। यदि निरंतरता नहीं होती है ना तो सामने वाला, योगेश जी देखिए, आज योगेश जी आज बहस, योगेश जी देखिए लड़ने का मौका नहीं है। योगेश जी बहुत सेंसिटिव इशू है। योगेश जी मेरे हिसाब से लड़ने का मौका नहीं है। आपस में बहस करने और उलझने का मौका नहीं है। चीन को किस तरह से हम सख्त जवाब दे सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है। सैयद फैसल अली साहब, जो बात हम ये कर रहे थे कि माशी तौर पर चीन को हम धचका दे सकते हैं, चीन को माशी तौर पर हम कमजोर कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी फैसल अली साहब? इसकी शुरुआत कहां से की जाए? देखिए यही प्रॉब्लम है। हम लोग योगेश जी देखिए, मैं ऑडियो डाउन कर दिया। मैं सैयद फैसल अली साहब से मेरा जवाब है जी।
यही दिक्कत है कि सरकार के जो लोग आते हैं, पार्टी के जो लोग आते हैं, वो अपनी ढपली अपना राग अलापने लगते हैं। एक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने चाइना को ये कर दिया, चाइना को वो कर दिया। दूसरा ये कह रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, झूला झुलाते रहे। ये संजीदा इशू है, सीरियस इशूज है, इसे समझना होगा कि हम चाइना को उस तरह से डील नहीं कर सकते हैं जैसे कोई दूसरी कंट्री। आप याद रखिए कि चाइना अकेला कंट्री है जो दुनिया में कहीं कुछ हो उसकी पीस कीपिंग फोर्स नहीं जाती है। हमारी पीस कीपिंग फोर्स इंडिया की सूडान में दिख जाएगी, सोमालिया में, नाइजीरिया में, हर जगह जाती है। चाइना नहीं भेजता है। वो अपनी इकोनॉमिक बनाने में लगा है, अपनी बाउंड्रीज को सुधारने में और संवारने में लगा हुआ है, उसको सुदृढ़ बनाने में लगा हुआ है, उसको मजबूत बनाने में लगा हुआ है। दूसरों के मामले में नहीं पड़ता है, लेकिन उसने एक ऐसा अपने इर्द गिर्द गहवारा बनाया हुआ है कि उसको किसी ने अगर पामाल किया, उसको ही अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो वो उस पर बहुत सख्त होता है। आप याद कीजिए कि अमेरिकन प्लेन को उसने उतरने पे मजबूर करवा दिया। तो ये अमेरिका की एक पावर है, दुनिया का एक बहुत मजबूत मुल्क है, इस बात को मानना होगा। इसको मानने से ये नहीं होता है कि हम कमजोर हैं। हम भी एक इमर्जिंग पावर हैं, इंडिया भी साउथ एशिया का एक बहुत बड़ा पावर है। दो पावर आमने सामने हैं। दो पावर जब आमने सामने होते हैं तो इस तरह की रेटरिक से बात नहीं होती है कि हम उनको बर्बाद कर देंगे, हम उनको भी स्ट्राइक कर देंगे, हम ऐसा बात नहीं बनती है। इसलिए ये भी याद रखिए कि हम लोगों ने जिस कंट्री के साथ सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस कंट्री के साथ हमने बॉम्बिंग जाकर की, उसके साथ भी अल्टीमेटली आपको टेबल पर बैठ लेकिन फैसल अली साहब क्या ये मौका नहीं है या वक्त की नजाकत नहीं है कि चीन को अब जवाब कम से कम हिंदुस्तान की तरफ से मिले, क्योंकि 4 बार वो वीटो कर चुका है, अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर चुका है। मैं यही कह रहा हूं कि चीन को जवाब जो है इकोनॉमिक तरीके से आप दे सकते हैं। क्या इंडिया अभी इस पोजीशन में है कि एक और फ्रंट खोल ले मिलिटरीली? बिल्कुल नहीं। इंडिया जिस तरह की इमर्जिंग इकोनॉमी है, बढ़ती हुई इकोनॉमी है, उसके लिए कहीं से भी वाइज नहीं होगा, प्रूडेंट नहीं होगा कि एक बॉर्डर आप पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल किए हुए हैं और चाइना के साथ भी जो हॉस्टिलिटी है बॉर्डर पे ऑलरेडी है, उसको और हम लोग बढ़ा दें। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं होगी। ये बिल्कुल से मुनासिब है कि डिप्लोमेटिकली उसको किस तरह से ट्रेड और इकोनॉमी के हवाले से, उसको दूसरी चीज़ों के हवाले से, उसको यूनाइटेड नेशंस के दबाव के तहत हम कुछ उसके साथ रियायत लेने की कोशिश करें। इस बात को भी याद रखिए कि डोकलाम में भी जो हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा अपने आप को स्टेटस को पे एग्री करना पड़ गया और कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे होकर के फिर आगे बढ़ना पड़ा। तो यही डिप्लोमेसी होती है कि आप थोड़ा आगे पीछे करके, थोड़ा सा वक्त की नजाकत को समझ करके, माहौल को समझ करके अपनी फॉरेन पॉलिसी। कमांडर विजय वढेरा जी, फॉरेन पॉलिसी में ये बात है ही नहीं कि चाइना को कैसे हम डील करें। ये रेटरिक पे मामला चल रहा है। रेटरिक पे ना पाकिस्तान का इशू सॉल्व हुआ है और चाइना का रेटरिक से तो आप मामला सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। जो भाषा समझता है चाइना, वो पैसे की भाषा है, रुपए की भाषा है, डॉलर की भाषा है। उसके साथ अगर ट्रेड के इश्यूज को आप हैम्पर करते हैं कुछ कमांडर विजय वढेरा जी, जो भाषा, जो जबान चीन समझता है, उसी की जबान में अब हमें जवाब देने की जरूरत है, लेकिन जवाब तो बनता है। देखिए, मैं अली साहब से सहमत हूं कि हम 2 फ्रंट नहीं खोल सकते, एक पाकिस्तान और एक चाइना के साथ। हम इतने मिलिटरीली स्ट्रांग नहीं हैं कि हम दोनों फ्रंट एक साथ खोल लें। तो हमको जो हमारी कूटनीति है वो विदेश नीति होनी चाहिए, वो हमारी डिप्लोमेसी होनी चाहिए। जैसे हमने डोकलाम में थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स, थ्रू आवर डिप्लोमेसी वी मैनेज टू कूल ऑफ द होल इंसिडेंट। सिमिलरली द वे वी आर गोइंग वेरी स्ट्रांग इन द फॉरेन पॉलिसीज, इन द फॉरेन डिप्लोमेसी, वी शुड मेंटेन दैट टेम्पो। It is very regrettable कि China is got the liberty of blocking any of these resolutions because it is because of India. Way back when Pandit Nehru was the Prime Minister, that China was India was given this option to take up a permanent seat, and we offered it for China. So we are paying heavy mistakes for our people who have done this damage earlier. But never mind. Now with a strong government in place. And in future, hopefully, we should maintain that tempo, do a brainstorming session, and corner China. ठीक है। अजय, जल्दी से आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना। जी,
जी। एक आपके अभी विश्लेषक महोदय ने बहुत बड़ी बातें की है। अरे कौन सी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी चाइना के अगेंस्ट भारत सरकार ने अपनाई? चिकन नेक के बगल में आके पहुंच गया है। हमारे इंडियन पोस्ट के 10 मीटर की दूरी पर मिलिट्री कॉम्प्लेक्स चाइना ने डोकलाम में बना लिया। ये कौन सी कूटनीति हमारी थी? किसी तरह से हमने अपने को बैक करना पड़ा। उपाध्याय जी, अब जो कदम हिंदुस्तान की तरफ से उठाया जाए, कम से कम सख्त कदम होना चाहिए। जिस तरह से वढेरा जी कह रहे थे अपनाने की जरूरत कि हम हमारे पड़ोस में एक तो दुश्मन हमारा और दूसरा दुश्मन हम नहीं बना सकते हैं, ऐसे में बहुत ठोक कर कदम रखने की जरूरत है। जाहिर सी बात है कि बहुत हसास इशू है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना तो जरूर है कि मौके की नजाकत को देखते हुए चीन को किसी न किसी हिसाब से जवाब जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एनएन झा साहब, अजय उपाध्याय जी, सैयद फैसल अली साहब, रविंदर सचदेव जी, रिटायर्ड कमांडर विजय वढेरा जी, योगेश वर्मा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। आदाब।